आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। झारखंड पुलिस से मौसूला जानकारी के मुताबिक जलालुद्दीन की बहाली 22 जनवरी सन 1982 को पटना में बतौर कांस्टेबल हुई थी। वहीं झारखंड के हजारीबाग और गरडिया जैसे इजला में उन्होंने ड्यूटी की है। जानकारी के मुताबिक जलालुद्दीन बहाली के बाद 10 साल तक पटना में तैनात रहे। 1992 में कांस्टेबल के ओहदे पर पटना से मोहम्मद जलालुद्दीन खान का झारखंड के गोड़ा जिला में तबादला हुआ। उसके बाद से वो मुसलसल झारखंड के मुख्तलिफ इलाकों में मुकीम है। जलालुद्दीन 30 अप्रैल 2021 को गरडिया जिला से रिटायर्ड हुए। उनके पोस्टिंग रिटायरमेंट से ठीक पहले तक गरडिया की नक्सल मुतासिरा बिलवा घट्टी थाने में इंस्पेक्टर के ओहदे पर थी। 14 दिसंबर 1992 को गोड़ा जिला में कांस्टेबल के तौर पर काम करने के बाद जलालुद्दीन यहां 6 दिसंबर 2008 तक तैनात रहे। उसके बाद उनकी पोस्टिंग कांस्टेबल के तौर पर रांची में हुई। वो 13 सितंबर 2008 से 17 मई 2010 तक रांची में तैनात रहे। रांची में रहते हुए जलालुद्दीन को एएसआई के ओहदे पर तरक्की मिली। उसके बाद वो हजारीबाग में बतौर एएसआई तैनात हुए। हजारीबाग में जलालुद्दीन 21 मई से 2010 तक और 5 सितंबर 2018 तक पेलावल चरही जैसे थानों में तैनात थे। जलालुद्दीन को पुलिस हेडक्वार्टर से दरोगा में तरक्की मिलने के बाद हजारीबाग से गरडिया तैनात किया गया था। जलालुद्दीन 20 नवंबर 2018 से 27 जनवरी 2021 तक गरडिया में भिलवा घाटी थाने में तैनात थे। पटना में जलालुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद झारखंड पुलिस हेडक्वार्टर उसके ताल्लुक से अपनी सतह से तफ्तीश कर रहा है। अब तक की तहकीकात में ये बात सामने आई है कि मोहम्मद जलालुद्दीन का पुलिस सर्विस रिकॉर्ड साफ है। यही वजह है कि उनका वक्त पर प्रमोशन भी हुआ। 39 साल तक महकुमा पुलिस से कांस्टेबल के ओहदे पर बहाल होने के बाद वो इंस्पेक्टर के ओहदे से रिटायर्ड हुए। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। लोकसभा सेक्रेटेरिएट की जानिब से लोकसभा, राज्यसभा और मुल्क की मुख्तलिफ असम्बलियों की कार्रवाई से हज़फ किए जाने वाले अल्फाज के हवाले से जारी नए किताबचा से पैदा होने वाले तनाज़ु पर एक खुसूसी तौर पर मुनक्कद प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इस तनाज़ु को गैर ज़रूरी बताते हुए कहा है कि ईवान में मादूम अल्फाज का कुत्ता बच्चा पहले भी जारी होता रहा है, इसलिए मौजूदा तनाज़ु का कोई मतलब नहीं है। लोकसभा स्पीकर ने कहा है कि प्रेसाइडिंग ऑफिसर ईवान में बहस के दौरान इस्तेमाल होने वाले अल्फाज को हज़फ करने का फैसला उसके सियाक व सबाक को मद्देनज़र रखते हुए करता है और रुकन को भी हक हासिल है कि वो किसी रुकन के बयान से किसी भी लफ्ज़ को हज़फ करने पर एतराज़ उठाए। ओम बिरला ने कहा है कि कोई भी इजहार राय की आज़ादी नहीं छीन सकता, लेकिन बातचीत बावकार होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट अपने उसूल और तरीक़ाकार तय करती है, हुकूमत उसे हिदायत नहीं देती और न ही उसने किसी लफ्ज़ पर कोई पाबंदी लगाई है। हम उचित समझते, लेकिन न्याय का अधिकार, क्योंकि नियम प्रक्रिया के अंदर पीठासीन अधिकारी का अधिकार है, हम उनकी बात सुनते, हमें उसके बाद भी लगता है कि नहीं ये असंसदीय है, तो ये अधिकार हमें है। नियम प्रक्रियाओं के अंदर हम उस अधिकार को प्रयोग करके असंसदीय मानते। इसलिए मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि देश में भ्रम की स्थिति नहीं होना चाहिए। किसी शब्दों को बैन नहीं किया है और किसी सरकार भी बैन नहीं करती है। मैं डिबेट और चर्चा में सुन रहा हूं कि इस सरकार ने बैन कर दिया, उस सरकार ने बैन कर दिया। घड़ियालू आंसू किसने बोला ये आपको पता है क्या? हो सकता है कि सत्ता पक्ष ने बोला हो, ये हो सकता। ये तो सदन में केवल ये जो शब्द हैं वो केवल सत्ता पक्ष या प्रतिपक्ष नहीं है, ये तो सभी मान्य सदस्यों ने जो बोला है उसकी डायरी है ये। एक तो ये क्लियर होना चाहिए कि जितने शब्द हैं, अगर मैं आपको उचित लगेगा, आप कहोगे तो मैं घड़ियालू आंसू बोले, किसने बोले? घड़ियालू आंसू बोले सत्ता पक्ष के लोगों ने। तो फिर प्रतिपक्ष वाला क्यों आरोप लगा रहा है?
और मैं यहां बताना चाहता हूं कि जो डिबेट और चर्चा में जो लोग चर्चा कर रहे हैं वह माननीय सदस्यों को भी या अन्य जो संसद के दरवाजे जिन्होंने नहीं देखे वो भी जो चर्चा डिबेट कर रहे हैं, जिनको संसदीय परंपराओं की जानकारी नहीं है, उनको ये जानकारी होनी चाहिए किसी शब्द को बैन नहीं किया है। उस समय के संदर्भ में जब जब भी आवश्यक हुआ तो विलोपित किया है, और कोई भी माननीय सदस्य को उस समय जब उनको उनके भाषण की प्रति दी जाती है उस समय उनको कोई आपत्ति हो, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, कि आपने मेरे उन शब्दों को विलोपित किया है, वो विलोपित करना उचित नहीं था, किस कारण से किए हैं। अगर वह सचिवालय के अंदर कोई नोटिस देते हैं तो सचिवालय उस नोटिस पर उनको जवाब देता है। ये सारे शब्द जो विलोपित किए गए हैं उनकी जो भी माननीय सदस्यों ने बोले हैं उनकी जानकारी में अच्छा होता कि अगर विलोपित शब्दों के अंदर उनकी आपत्ति होती तो वह सचिवालय को जानकारी देते। फिर भी हम उचित समझते, लेकिन न्याय का अधिकार, क्योंकि नियम प्रक्रिया के अंदर पीठासीन अधिकारी का अधिकार है, हम उनकी बात सुनते, हमें उसके बाद भी लगता है कि नहीं ये असंसदीय है, तो ये अधिकार हमें है, नियम प्रक्रियाओं के अंदर हम उस अधिकार को प्रयोग करके असंसदीय मानते। इसलिए मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि देश में भ्रम की स्थिति नहीं होना चाहिए, किसी शब्दों को बैन नहीं किया है और किसी सरकार भी बैन नहीं करती है। मैं डिबेट और चर्चा में सुन रहा हूं कि इस सरकार ने बैन कर दिया, उस सरकार ने बैन कर दिया, चाहे राज्यों की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, सभी राज्य की विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा एक स्वतंत्र स्वतः निकाय है जिन पर सरकारों का कोई नियंत्रण नहीं होता, और मैं मानता हूं कि सभी राज्य विधानसभा इसी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से चलती है, संसद भी इस प्रक्रियाओं से चलती है। जहां तक जिन शब्दों को विलोपित करने के विषय के अंदर डिबेट और चर्चा कर रहे हैं उसकी एक लंबी प्रक्रिया है। उन सारी प्रक्रियाओं को समय समय पर हम इंटरनेट पर डालते रहते हैं, उन विषयों पर डालते रहते हैं, और 1954 से ये प्रक्रिया चालू है, और 1986, 92, 99, 2004, 2009 में भी ऐसे संकलन निकाले गए। ये कोई आज ही निकाले गए। मैं देश की जनता को और माननीय सदस्यों को सबको ये आश्वस्त करता हूं कि आपने मुझे पीठासीन अधिकारी के रूप में चुना है। मेरी जिम्मेदारी हो, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, हर माननीय सदस्य का संरक्षण हो और उसको बोलने की अभिव्यक्ति हो। इसको मैं नहीं कर रहा अभिव्यक्ति हो, तो संविधान में अभिव्यक्ति, उसको कोई नहीं रोक सकता। ये तो एक सदन की प्रक्रिया है कि संसद में मर्यादा से चर्चा हो, गंभीरता से चर्चा हो, आरोप प्रत्यारोप लोग हो तो तथ्यों से हो। ये हमने सभी माननीय सदस्यों ने नियम प्रक्रिया बनाई सदन चलाने के लिए, लेकिन संविधान से बड़ा तो कुछ नहीं हो सकता। संविधान में बोलने की अभिव्यक्ति उसको कौन रख सकता है? आप कह रहे हैं बैन कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया, ये बैन प्रतिबंध कभी नहीं हो सकता। ये तो एक नियमित प्रक्रिया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त दायर करके इबादतगाहों से मुताल्लिक 1991 के कानून को चैलेंज करने वाली PIL की मुखालिफत की है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इस कानून को चैलेंज करने वाली मफाद आम्मा की दरखास्तों के साथ हमारी इस दरखास्त को भी मंजूर कर लिया जाए, जिसमें इबादतगाहों से मुताल्लिक कानून की आईनी हैसियत को चैलेंज किया गया है। बोर्ड की दरखास्त में कहा गया है कि मफाद आम्मा की दरखास्तों में दरअसल एक ऐसे कानून को ख़त्म करने का मुतालबा किया जा रहा है जिस पर खुद सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि ये भारत के उस अज़्म का इजहार है कि मुल्क में तमाम मज़ाहिब बराबर है।
अदालत उज़्मा ने आगे कहा था कि ये कानून दरअसल इस बात का कि ये स्टेट की बुनियादी जिम्मेदारी है कि मुल्क के तमाम मज़ाहिब को यकसा एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। नीज़ ये दस्तूर हिंद की बुनियादी खुसूसियत भी है। बोर्ड की दरख्वास्त में कहा गया है कि इस कानून की बुनियादी हैसियत और इस पर 1991 अदालत उज़्मा का रिमार्कस भी ये दस्तूर हिंद की बुनियाद है। अगर दरख्वास्त दहिंदा का इस दावा को तस्लीम कर लिया जाए तो इससे उनकी बुनियादी हुकूक सलब होते हैं और उनकी दरख्वास्त को कबूल कर लिया गया तो उससे नए मसाइल और तनाज़ुआत खड़े हो जाएंगे। दरअसल PIL के पसे पर्दा दरख्वास्त दहिंदा की सियासी मकासद कार फरमाए हैं। इस तरह के तनाज़ुआत समाज के ताने बाने को मुतासिर करते हैं और समाज को मजहब की बुनियाद पर तकसीम कर देते हैं, जिसका मुजाहिरा बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद कत्ल व गारत गिरी की शक्ल में सामने आया था। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बरतानिया का अगला वज़ीर आज़म और कंजर्वेटिव पार्टी का लीडर कौन होगा? पार्टी में इंतखाबात का अमल जारी है। भारतीय नजात साबिक बरतानी वज़ीर ख़जाना ऋषि सिंह अब भी UK PM के दौड़ में सबसे आगे हैं। आज उन्होंने दूसरे राउंड में भी कामयाबी हासिल की है, जबकि दूसरे भारतीय नजात उम्मीदवार सिविला ब्रिवीमीन इस दौर से बाहर हो गई है। दूसरे मरहले की वोटिंग में सिंह 101 वोटों के साथ सरफहरिस्त रहे हैं। उसके बाद वज़ीर तिजारत पेनी मोर्डांट 83 वोटों के साथ दूसरे और सेक्रेटरी खारिजा लिज ट्रस 64 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे हैं। इसके अलावा साबिक वज़ीर ममलिकत बराए मसावात केमी हेडियोंग 49 और खारिजा उमूर के चेयरमैन सेलेक्ट कमेटी टॉम टैंकिंग हार्ट को 32 वोट मिले और ये तमाम लोग अगले दौर के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। ताहम अटॉर्नी जनरल सिविला ब्रिमीन को 27 वोट ही मिले, जिसकी वजह से वो दौड़ से बाहर हो गई है। अहम बात यह है कि कंजर्वेटिव पार्टी में पहले मरहले की वोटिंग के बाद साबिक वज़ीर ख़जाना ऋषि सिंह 88 वोटों के साथ पहले राउंड में सरफहरिस्त है। बरतानी वज़ीर आज़म के नाम का फैसला करने के लिए कंजर्वेटिव पार्टी में वोटिंग का अमल जारी है और ये मुस्तकबिल की राउंड्स में देखा जाएगा कि संघ अपनी बढ़तरी जारी रखते हैं या किसी और रहनुमा का नाम आगे बढ़ता है। फिलहाल की खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम TV, आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।